हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन चैप्टर विद लेक्चर नंबर 12। सो आज हम कवर करने वाले हैं हमारी फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इससे पहले हमने तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था। सो फोर्थ एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि आप हेडिंग से ही देख सकते हो आज के लेक्चर की। सो देखते हैं ओस्मोटिक प्रेशर है क्या। सो ओस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस क्या है, तो देखते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसे थ्रू द डायग्राम कि ओस्मोसिस क्या है। सो द फिनोमिना, ये आप कह सकते हो कि व्हेन आपका व्हेन सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इट्स हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन। सो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होना। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। सो हम कहेंगे व्हेन सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन थ्रू 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 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जरूरी वर्ड है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बिना ऑस्मोसिस अधूरा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि जब सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अपना ऑस्मोसिस। सो देखते हैं कि ये कैसे मूव करता है। डायग्राम से हम एक सेटअप से देखते हैं कि कैसे मूव करता है। सो ये हमारे पास एक कोई कंटेनर था, उसमें भी हमारे पास एक है सॉल्यूशन। डाल देंगे पहले तो देखो इसके चारों ओर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, जैसा कि वाटर ले सकते हैं। वाटर 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 वाटर, यहाँ पे चारों ओर यहाँ पे वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है मतलब पूरा का पूरा ही सॉल्वेंट है। पूरा का पूरा सॉल्वेंट मतलब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन क्या ही होगी सॉल्वेंट की। हमने कहा था कि जब सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो सॉल्वेंट अगर प्योर है तो इससे ज्यादा कंसंट्रेशन क्या ही होगी, कंप्लीटली वही प्रेजेंट है। और पाइप में, इस ट्यूब में हमने ले लिया हमारे एक सॉल्यूशन को। कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कह सकते हो आप, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल की ही बात करेंगे क्योंकि हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते रहते हैं अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉरी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, एक सेकेंड, इसका लेवल बराबर कर दें जहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ है, फिर जाके समझ में आएगा। अब देखो कि यहाँ पे एक लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है कि विच अलाउज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, कि जिससे सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव कर पाएगा, सॉल्वेंट ओनली। ओके, जिससे सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर पाए लेकिन सोल्यूट उसको पास ना कर पाए, सोल्यूट नहीं दोनों तरफ जा पाएगा, सोल्यूट उसको पार नहीं कर पाएगा, ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम क्या कह देते हैं, सेमी परमेबल। सेमी मतलब आधी, आप सॉल्यूशन में से सोल्यूट मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव कर पाएगा। सो अब देखो कि इसमें होगा क्या, इसके चारों ओर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सो सॉल्यूशन में सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा। तो एज कंपेयर टू प्योर वाटर, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट तो कम है ना, रिस्पेक्टिव कंपेरेटिवली देखें तो इसमें होगा क्या कि जो वाटर है, जो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इससे होने क्या लगेगा, इससे क्या होने लगेगा, इसका जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा, वो लेवल बढ़ने लगेगा, इसका लेवल बढ़ने लगेगा। मान लो कि टिल ओस्मोसिस जब तक मूव करेगा, ये इसकी हाइट h बढ़ जाएगी। ये मूव कब तक करता है ऑस्मोसिस में प्योर सॉल्वेंट, जब तक दोनों कंसंट्रेशंस की, जो दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन दोनों में इक्वल हो जाए। ओके,
उस स्टेट पे वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, फिर उसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं रहता। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे एच हाइट तक ये चढ़ गया, ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो एच हाइट तक बढ़ गया ऊपर, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस ट्यूब जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ था। ओके, सो अब देखते हैं कि यहाँ पे एच बढ़ा, तो इसके कारण कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हुआ। अगर आपको फिजिक्स थोड़ी सी याद है तो हम इस प्रेशर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या कहते हैं? बताओ भाई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को किस फॉर्मूला से लिखते थे? अगर किसी ने 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो याद होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को याद होगा। सो हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सो ये होता है, आप एच डी जी लिख दो, डी जी एच लिख दो। ओके, सो डी क्या हो जाती है? डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी। जी आपको पता ही है 9.8 जो होता है, और एच यहाँ पे हाइट है कि कितनी हाइट तक वो बढ़ा है। सो यही प्रेशर होता है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वैसे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर इज नोटेड बाय, osmotic pressure is denoted by पाई। पाई से डिनोट करते हैं, सो पाई इज इक्वल्स टू हमारे पास आया एच डी जी आया है। ओके, एक तो ये फॉर्मूला है, अगर हमें इस हिसाब से पूछ लें भी एच इतनी हाइट तक ये बढ़ गया, उसका हाइट इतनी बढ़ गई कंटेनर ट्यूब की ड्यू टू ओस्मोसिस, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वाटर की डेंसिटी हमें सबको पता होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जी की वैल्यू भी 9.8 हमें पता है क्या होती है। अगर इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो कन्वर्ट करके कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होते। आपकी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? कैसे देखो, वो लिखते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए या डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगी जो मैं आगे लिखने वाला हूँ। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर रिक्वायर्ड the pressure required to stop the process of, to stop the phenomena of osmosis. The pressure required to stop the phenomena of osmosis, ये होता है ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर। वो कैसे, ओस्मोसिस को कैसे रोकेंगे? देखो, मान लो यही कंटेनर है हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर पिस्टन लगा दूं, अगर मैं इसके ऊपर पिस्टन लगा दूं और मैं यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट करने लग जाऊं, एक्सटर्नल प्रेशर देने लग जाऊं, इतना प्रेशर लगाऊं कि जो वाटर था, प्योर वाटर था, वहां से वाटर मूव ही ना कर पाए इनटू द सॉल्यूशन, मीन्स मैंने कंप्लीटली ओस्मोसिस को रोक दिया। तो उतना प्रेशर जो उस ओस्मोसिस को रोक सके कंप्लीटली, वो प्रेशर क्या कहलाएगा हमारे लिए? ओस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। सो इट सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis is called osmotic pressure। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। अगर इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर और ये कंटेनर, इनको जोड़ रखा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो मैंने एक और डायग्राम से आपको बता दिया इसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मान लो कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट आ गया, लिख देते हैं हम पहले, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, अरे स्पेलिंग, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है हमारे पास। सो बताओ कि वाटर किधर से किधर की तरफ मूव करेगा? अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो वाटर मूव करेगा इधर। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पिस्टन टाइप से लगा दूं और एक्सटर्नल कुछ प्रेशर देने लग जाऊं, तो इधर जितना प्रेशर लगेगा सो दैट कि आपका ये वाला वाटर है वो मूव ना कर पाए सॉल्यूशन वाले कंटेनर में। ये अपना कंटेनर सेकंड है, ये कंटेनर फर्स्ट है। कितना प्रेशर लगाऊं कि फर्स्ट कंटेनर से वाटर उधर की तरफ मूव ही ना कर पाए सॉल्यूशन वाले कंटेनर में, तो वो प्रेशर क्या कहलाता है हमारा? ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सो कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब हम इसे देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसे मैथमेटिकली कैसे देखा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ओके, सो देखते हैं।
सो अगर हम देखें जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा पाई है, पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सी के कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा जोर से वाटर मूव करेगा इधर। देखो, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सॉल्वेंट की अमाउंट में दोनों कंटेनर में, तो वो सॉल्वेंट तो उतना ज्यादा दौड़ेगा ना दूसरी तरफ, कम वाली तरफ, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। वो लो कंसंट्रेशन उसकी, हाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है तो मतलब ओवरऑल जो जिस हम कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं ना मोलैरिटी को, वो सॉल्यूशन की हाई होगी। अगर देखो ये एक तरफ सोल्यूट है, एक तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है। अगर मैं सॉल्वेंट को हाई कर दूं तो क्या सोल्यूट अपने आप लो हो जाएगा? सोल्यूट लो हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा हो जाए तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ओवरऑल सॉल्यूशन की। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जो मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ अभी तक मैं सॉल्वेंट की बोल रहा था कि सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अगर किसी कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर प्रेजेंट है तो उसमें जीरो सॉल्यूट हुआ, है ना? तो वो वाली कंसंट्रेशन देखें जो मोलैरिटी वाली है वो तो जीरो हुई। इस कंटेनर की जो मोलैरिटी होगी अगर सोल्यूट वाइज देखें, यहाँ पे जो वाटर के पास कोई अदर सोल्यूट नहीं है, वाटर खुद ही सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो इस कंसेप्ट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, कर लेना। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। जो ये जो सी है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये वाले सॉल्यूशन की है। ओके, सो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा इस सॉल्यूशन, इस कंटेनर की कंसंट्रेशन पे, कि इसमें ज्यादा जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की, उतना ज्यादा हमें यहाँ पे प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोकना पड़ेगा। मीन्स उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो पाई एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है भाई टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसे लिखोगे तो ओवरऑल लिखना चाहो तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और टी आ जाएगा हमारा। इधर से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, सिमिलरली कैसा हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जैसा। सो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे एक कभी कभी किसी बुक में आपको आर की जगह एस दिख जाएगा, जिसे हम मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बोल देते हैं। तो वो भी इसके दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, तो इसलिए हम इसको फाइनली एक आर ही लिख दें, विदाउट गेटिंग अनदर एक हमारे पास कांस्टेंट हो जाए जो हमें याद रखना पड़े। सो आर लिखा ही अच्छा रहेगा ताकि हमें याद रहे। सो यहाँ पे सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और टी आपका क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। और आर, आर मैंने आपको बता दिया इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.082 एटीएम, एटीएम वाले फॉर्म में लेते हैं ना हम जो। ठीक है, तो इससे आप 0.082 की जगह 1/12 भी ले सकते हो आप। ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 1/12 के इक्वल भी होती है। ठीक है बेटा। सो ये आपका ओवरऑल हो गया फॉर्मूला किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, आर की वैल्यूज आपको अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। प्रेशर एटीएम में दिए तो हम 0.082 या 1/2 की तरफ ले सकते हैं। ओके, अगर पास्कल में दिए तो हमें आर लेना पड़ेगा 8.314। पर जनरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं एटीएम में, तो आपको आर 1/12 की फॉर्म में 0.082 की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, 0.082। ओके, क्लियर है? सो ये था हमारा ऑस्मोसिस का मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है हमारी मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम वाली। मोल अपॉन वॉल्यूम मीन्स आपका सी क्या हो जाएगा? ये एक मोलैरिटी ही है, एक नहीं मोलैरिटी ही है। मोलैरिटी को हम कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। और ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया हमारे पास। ओके बेटा। सो ये पाई आपका एन अपॉन वी, ऐसे हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन कम ही केसेस में मिलेगी। ओके, सो ये रहा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म या फॉर्मूला, जिससे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे हम।
कि मान लो कि आपको दो सॉल्यूशन कंपेयर करने के लिए दे दे। एक आपके पास सॉल्यूशन 1 है, एक आपके पास सॉल्यूशन सेकंड है। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। अब अगर इनको कंपेयर करना हो, मान लो कि दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस में मिलेगा अक्सर कि ये दो सॉल्यूशंस हैं, ये आइसोटोनिक हैं, इसकी एक की कंसंट्रेशन इतनी है तो दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड करो। तो आइसोटोनिक में आपको करना क्या होगा, दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रखना है थ्रू द फॉर्मूला, फिर जाके आप दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड कर पाओगे। और अगर ये तो फर्स्ट केस है, अगर सेकंड केस देखें, अगर पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। और सेकंड को क्या कह देंगे हम, हाइपोटोनिक। सो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो टर्म्स डिफाइन की जाती हैं वो कंपैरेटिवली टर्म्स है, ये कंपैरेटिव टर्म्स है। ये क्या है, हमारी कंपैरेटिव टर्म्स है कि तब ही डिफाइन कर पाएंगे जब हम दो सॉल्यूशंस लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। अकेले किसी एक सॉल्यूशन को आप हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा होगा, वो दूसरा तो साथ में रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक जो टर्म है उसे हम विदाउट कंपेयरिंग डिफाइन नहीं कर सकते। दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, कंपैरेटिव टर्म्स है। ठीक है, सो ये था हमारा ऑल अबाउट ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर। और एक और चीज इसमें रहेगी, आपने अक्सर सुना होगा रिवर्स ओस्मोसिस वाला या आरओ वाला। आरओ आरओ होता है ना हमारे घर में, ज्यादातर हम देखते हैं कि वाटर फिल्टर में, आपने ऐड भी देखा होगा कि कैसे वाटर को फिल्टर करते हैं वो। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का ही उल्टा कर दिया जाए कि जब व्हेन द प्रेशर is when the pressure applied is when the pressure applied is greater than when the pressure applied is greater than the osmotic pressure। जितना osmotic प्रेशर था उस osmosis को रोकने के लिए लगाया था osmotic प्रेशर, अगर उससे भी ज्यादा हम प्रेशर लगा दें, osmotic प्रेशर से भी ज्यादा लगा दें, ग्रेटर देन osmotic प्रेशर, तो क्या होगा, तो रिवर्स osmotic osmosis हो जाएगा। then solvent starts flowing from its low concentration to higher concentration, from its lower concentration to higher concentration। ओके, सो एस इस केस में हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस का उल्टा होने लग गया, तो इसे हम कह देते हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस इसी पे आधारित है हमारा वाटर को फिल्टर करना। क्लियर है बेटा? सो रिवर्स ऑस्मोसिस ये था। ऊपर हमने मैथमेटिकल फॉर्म देख ली हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि कैसे हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज हमें देखना है इस टाइप चीजों को डील कैसे करना। ओके, सो आज हमने सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया। अब देखते हैं कि अब एक चीज और बता दें कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा क्यों आखिरकार। कुछ ना कुछ तो उसका पर्पज होना चाहिए था ना। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी जाती हैं, एक क्वेश्चन है, एक टाइप का, व्हाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नीडेड। व्हाई, या आप कह सकते हो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सो एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। तो इसका आंसर ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए स्टडी की जाती है, इट इज स्टडीड, या सीधा लिख देते हैं, फाइंड द टू फाइंड द
मोलर मास, मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, ऑफ अननोन सोल्यूट। अननोन सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, आपका कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, आपका कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसका आपको मोलर मास फाइंड करना है। एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा जाता है, तो इसलिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे हम कहेंगे कि द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर है टू फाइंड द मोलर मास। क्यों है भाई? अभी तक हम जिस भी क्या कह रहे हो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इन सब में हम क्या क्या चीज, कंसंट्रेशन की कौन सा पार्ट लेके चल रहे थे? आरएलवीपी में हमने लिया मोल फ्रैक्शन, और जो दोनों बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां पे हम ले रहे थे मोलालिटी को। ये तीनों की तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स है, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो एक्यूरेट नहीं आती। सो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या यूज कर रहे हैं? द कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इज, कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इज मोलैरिटी, इज मोलैरिटी, इज मोलैरिटी। एंड एज वी नो मोलैरिटी इज, as we know molarity is temperature dependent, temperature डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी तो हमें ज्यादा एक्यूरेट डाटा मिलेगा। हम कह सकते हैं भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये था, 50 डिग्री सेल्सियस पे वो था, लेकिन वहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पे मोल फ्रैक्शन और आप मोलालिटी ले रहे हो, जो कि इसमें सिर्फ मास वाला पार्ट यूज होता है। क्यों? वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होती है? ये जो मोल फ्रैक्शन या आप मोलालिटी है, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ये भी बता देता हूँ क्यों होती है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए पर फिर भी बता देता हूँ। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। क्यों? मोलालिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट। सो जो मास होता है ना, मास वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वेर जब हम मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। अक्सर क्वेश्चन भी आता रहता है नीट में, नीट में या हो सकता है जेई मेंस में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या ऑल ऑफ दिस। सो आप कहोगे मोलैरिटी इज द ओनली कंसंट्रेशन हेयर। नहीं, मोलैरिटी नहीं कहेंगे, मोलैरिटी के अलावा जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। मोलैरिटी आपकी नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी वो वाली नहीं, कंसंट्रेशन टर्म वाली। सो जिसमें भी वॉल्यूम वाला पार्ट यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्लियर है बेटा? सो ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट, अननोन सोल्यूट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। एक टॉपिक रह गया सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, क्वांट ऑफ वेक्टर। उसके बाद बस आपका फिर हम एक लेक्चर और लेंगे टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस 2 लेक्चर का काम और बचा है हमारा। ओके बेटा, सो बाय।